नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। और जो ये दल बदल का मुद्दा है, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अक्सर चर्चाएं बना रहता है। और जो मुद्दे ज्यादा चर्चाएं बने रहते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए जब हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रत्येक 1 से 2 साल के अंतराल में या तो प्रीलिम्स में या मेंस में दल बदल से संबंधित क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है। और दल बदल से संबंधित क्वेश्चंस को तो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दल बदल विरोधी कानून है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम दल बदल विरोधी कानून को पूरे कंसेप्ट के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि दल बदल किसे माना जाता है। तो दल बदल का सबसे सामान्य अर्थ है कि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के द्वारा अपनी राजनीतिक पार्टी को छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाना, यह दल बदल का सबसे सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो ये दल बदल विरोधी कानून है, इसकी चर्चा संविधान में कहां पर की गई है। तो जो दल बदल विरोधी कानून है, इसको संविधान में जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कब? 1985 में, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने संविधान में 1985 में 52वां संशोधन किया और संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा, 10th शेड्यूल को जोड़ा। और इस 10वीं अनुसूची में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो दल बदल को रोकने का कार्य करते हैं। इसलिए इस 10वीं अनुसूची को ही लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। फिर जो दल बदलू विधायक और सांसद थे, उन्होंने 10वीं अनुसूची के कुछ लूप होल्स का फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो फिर 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में दोबारा से संशोधन हुआ। तो फिर 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो इन्होंने 10वीं अनुसूची में फिर से कुछ संशोधन किया और इस दल बदल विरोधी कानून को फिर और मजबूत बनाया। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ये दल बदल के प्रावधान हैं, ये किसके ऊपर लागू होते हैं। तो जो दल बदल के प्रावधान हैं, ये केवल और केवल सदन के सदस्यों के ऊपर लागू होते हैं। जो राजनीतिक पार्टी के ऐसे आम कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के बैनर सर पे लेके घूमते हैं, उनके ऊपर दल बदल के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रावधान केवल सदन के सदस्यों के ऊपर लागू होते हैं। जैसे केंद्र सरकार के स्तर पर विधायिका कौन है? संसद। और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दल बदल के प्रावधान लोकसभा के सदस्यों पर भी लागू होंगे, राज्यसभा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। इसी तरह से राज्य सरकार के स्तर पर विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में होती है, तो दल बदल के प्रावधान विधानसभा के सदस्यों पर लागू होते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो दल बदल के प्रावधान है वो विधान परिषद के सदस्यों पर भी लागू होते हैं। और जिस तरह से दल बदल के प्रावधान लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों पर लागू होते हैं, सेम उसी प्रकार से दल बदल के प्रावधान विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों पर लागू होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हम दल बदल मानेंगे किसको। अब हम ये देख लेते हैं दल बदल हम मानेंगे किसको। तो अगर कोई एमपी, एमएलए या एमएलसी है, एमपी का अर्थ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी या तो वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधानसभा का सदस्य है। और एमएलसी जो विधान परिषद का सदस्य है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर कोई एमपी, एमएलए या एमएलसी अपनी उस राजनीतिक पार्टी से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है जिस राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो जीतकर कहां पर पहुंचा है? सदन में पहुंचा है। तो फिर उसके ऊपर दल बदल के प्रावधान लागू हो जाएंगे। और फिर अगर उसे दल बदल का दोषी मान लिया गया, तो फिर उसे सदन से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के ऊपर दल बदल के प्रावधान सिद्ध हो जाएंगे, उस सदस्य को सदन से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी अब वो
विधायक या सांसद नहीं रह सकता है। तो स्वेच्छा से त्यागपत्र का क्या अर्थ है? स्वेच्छा से त्यागपत्र का यह अर्थ कतई नहीं है कि उस विधायक या सांसद को फॉर्मली अपनी पार्टी को एक लेटर लिखना पड़ेगा कि मैं तो आपकी पार्टी से त्यागपत्र दे रहा हूं। अगर वो विधायक या सांसद अगर दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी ये माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। और अगर वो विधायक या सांसद अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो भी ये माना जाएगा कि उसने अपनी राजनीतिक पार्टी से स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये शरद यादव जी हैं, ये जेडीयू से कहां पर पहुंचे हुए थे? ये जेडीयू से राज्यसभा में पहुंचे हुए थे, राज्यसभा के सदस्य थे। और ये जेडीयू के सदस्य रहते हुए जो इनकी विपक्षी पार्टी थी बिहार के अंदर, आरजेडी, जो लालू जी की पार्टी है, इस पार्टी की रैली में इन्होंने हिस्सा लिया और आरजेडी के पक्ष में इन्होंने भाषण वगैरह भी दिया। तो फिर यह मान लिया गया कि जेडीयू ने स्वेच्छा से, शरद यादव जी ने स्वेच्छा से जेडीयू से त्यागपत्र दे दिए हैं क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। इस आधार पर इनको राज्यसभा से क्या कर दिया गया? डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। फिर ये कोर्ट में पहुंचे कि मैंने तो अपनी राजनीतिक पार्टी से त्यागपत्र नहीं दिया था। तो फिर कोर्ट ने भी कहा कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है। ये इसका आधार ठीक है, ये माना जाएगा कि आपने स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। दूसरा, अगर कोई पार्टी का सदस्य, वर्ड के ऊपर ध्यान रखना, अगर कोई पार्टी का सदस्य सदन में अपने पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे भी दल बदल का दोषी माना जाएगा। जैसे जो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी होती है जिसके सदन में सदस्य होते हैं, वो राजनीतिक पार्टी उस सदन में अपने किसी एक सदस्य को व्हिप के रूप में नियुक्त करती है। वो अपने किसी एक सदस्य को व्हिप के रूप में, सचेतक के रूप में नियुक्त करती है और वो व्हिप उस सदन में जो उसी पार्टी के सदस्य हैं उनके लिए मतदान के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करता है कि उन्हें किसी बिल के ऊपर या किसी मामले के ऊपर उस बिल के पक्ष में मतदान करना है, उस बिल के विपक्ष में मतदान करना है या उस बिल के ऊपर मतदान करने से अनुपस्थित रहना है। और उस पार्टी का अगर कोई भी सदस्य अपने व्हिप का उल्लंघन करता है, अपने पार्टी के दिशा निर्देशों का सदन में उल्लंघन करता है मतदान करने के संदर्भ में, तो उसे दल बदल का दोषी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टी चाहे तो वो अपने सदस्यों को माफ भी कर सकती है। कितने दिन के अंदर अंदर? मतदान करने के 15 दिन के अंदर अंदर। ऐसी स्थिति में पार्टी क्या करेगी? जो सदन का पीठासीन अधिकारी होगा, यानी जो अध्यक्ष या सभापति होगा, उसको एक लेटर लिखेगी और ये कहेगी कि हमने हमारे पार्टी के सदस्य को व्हिप के उल्लंघन के संदर्भ में माफ कर दिया है, इसलिए आप इसके ऊपर दलबदली कार्रवाई मत करना। तीसरा, अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसे भी दलबदल का दोषी माना जाता है क्योंकि ये माना जाएगा कि उस निर्दलीय सदस्य ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सदस्यों के साथ मोरल फ्रॉड किया है। क्योंकि हो सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद नहीं करते हो, इसीलिए उन्होंने निर्दलीय को वोट दिया हो, और फिर निर्दलीय अगर चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएगा तो जनता के साथ तो ये मोरल फ्रॉड है ही ना, इसलिए इसको भी दल बदल का दोषी माना जाता है। इसी तरह से अगर कोई मनोनीत सदस्य है और वो अपने मनोनयन के 6 महीने बाद, कोई मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर है, वो अपने नॉमिनेशन के अगर 6 महीने बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसे भी दल बदल का दोषी माना जाता है। तो आज हम टॉपिक को यहां तक ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।